Hello everyone, very good morning to all of you. This is Dr. Supriya Sonalika. आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सब स्टूडेंट्स के लिए है। इंटरनेशनल लॉ का जो पेपर है उसके अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं हस्तक्षेप या इंटरवेंशन। तो आज हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानून में हस्तक्षेप के बारे में क्या बताया गया है। इस क्लास में हम लोग हस्तक्षेप के अर्थ को समझेंगे, विभिन्न विद्वानों के द्वारा हस्तक्षेप की जो परिभाषित किया गया है उसको देखेंगे और उसके प्रकार की चर्चा करेंगे। हस्तक्षेप, जैसा कि नॉर्मल अगर भाषा में हम लोग समझते हैं तो हस्तक्षेप मतलब किसी को कोई काम करने से रोकना, है ना। कोई जो काम कर रहा है उसको उसके काम में को बाधित करना, रोकना या हस्तक्षेप कहलाता है नॉर्मल भाषा में। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है अंतर्राष्ट्रीय विधि में हस्तक्षेप का क्या मतलब है। हस्तक्षेप जो है क्यों होता है, इसका मतलब क्या है। तो प्रत्येक राज्य जो है अपने अपने क्षेत्र में संप्रभु होता है, आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है और अतः इस अधिकृत क्षेत्र में वह स्वेच्छा अनुसार अब जो भी चाहे वो कर सकता है, क्रियान्वित करता है या कर सकता है। और ऐसे प्रत्येक प्रभुत्व संपन्न राज्य को अन्य देशों के साथ अपनी इच्छा अनुसार संधियां करने की भी स्वतंत्रता होती है। संधियों के माध्यम से वह दूसरे राज्यों के साथ जुड़ता भी है और वह इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह अपने संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करे अथवा किसी भी रूप में अपनी नीतियों का निर्धारण और क्रियान्वयन करे। उसके लिए कोई उसको रोक नहीं सकता है। वो जैसा चाहे अपने कानून में नियम बना सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है, उसमें चीज़ें जोड़ सकता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि अन्य राज्य बहुत से राज्यों के साथ मिलकर या अकेले भी किसी राज्य के मामलों में दखल देना शुरू कर देते हैं और उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी विशेष कार्य के लिए उसे बाध्य करते हैं, फोर्स करते हैं। और इस प्रकार के दखल को जो किसी राज्य को किसी काम के लिए बाध्य करता है, हस्तक्षेप कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं इसकी परिभाषाओं को। तो इसमें जो एक विचारक हैं हॉल, उन्होंने कहा है कि हस्तक्षेप तब उत्पन्न होता है जब एक राज्य दूसरे राज्यों के संबंधों में बिना उसकी सहमति के हस्तक्षेप करता है या फिर जब एक राज्य किसी राज्य के घरेलू मामलों में बिना उस राज्य की इच्छा के हस्तक्षेप करता है ताकि यह निश्चित विद्यमान स्थिति को परिवर्तित किए। तो हॉल ने ये कहा है। इसके बाद प्रोफेसर ओपेनहिगम ने भी कहा है कि हस्तक्षेप किसी राज्य के द्वारा एक अन्य राज्य के मामले में इस उद्देश्य से तानाशाही या अधिनायकवादी हस्तक्षेप को कहते हैं जिससे या तो वस्तुओं की विद्यमान दशाओं को बनाए रखा जाए अथवा उनमें परिवर्तन किया जाए। तो ओपेनहिग ने ये कहा है। जैक्सन एक विचारक हैं, उन्होंने भी कहा है कि हस्तक्षेप एक तानाशाही अथवा आदेशात्मक अभिव्यक्ति है जो एक राज्य की स्वतंत्रता के विरुद्ध होती है। ठीक उसी तरह से अगले विचारक हैं ब्रायली। तो ब्रायली ने भी कहा है कि यह अन्य राज्यों के आंतरिक अथवा वैदेशिक विषयों में दखल देने के ऐसे कार्य तक सीमित है जिसमें राज्यों की स्वतंत्रता भंग होती है और एक राज्य दूसरे राज्य को उसके द्वारा स्वयं किए जाने वाले कार्य के विषय में केवल राय देना इस अर्थ में हस्तक्षेप नहीं कहलाता है। हस्तक्षेप का स्वरूप आदेशात्मक या आज्ञात्मक होना चाहिए, या तो बलपूर्वक किया जाना चाहिए या इसके पीछे बल प्रयोग की धमकी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि कोई भी विदेशिक नीति संबंध के अंतर्गत अगर कोई देश उस देश की मर्जी से अगर कोई सजेशंस देता है तो वो ठीक है, बट अगर उसकी इच्छा नहीं है और कोई देश उसे सजेशन देता है या उसे आदेश देता है या फोर्सफुली उसको चेंज कराने की कोशिश करता है, तब ये हस्तक्षेप कहलाता है। ये डिफरेंसेस है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद आते हैं हम लोग के पास और वो हैं
लॉरेंस। तो लॉरेंस ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि प्रत्येक राज्य का अधिकार है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने राज्य की व्यवस्था के हेतु संविधान का निर्माण करे तथा दूसरे देशों के साथ संधियां करे, किंतु कई बार ऐसा होता है कि अन्य राज्य इसके मामले में दखल देते हैं और वह उसे कुछ ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं जो उसकी इच्छा के विरुद्ध होता है, और इस प्रकार का दखल ही हस्तक्षेप कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत। इसके बाद आते हैं केल्सन। केल्सन ने कहा है कि हस्तक्षेप जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कानून में मनाही होती है, मना किया गया होता है, से अर्थ है कि एक राज्य के मामलों में दूसरे राज्य द्वारा बलपूर्वक जो है रूप में या अनाधिकारिक रूप में हस्तक्षेप करना। बलपूर्वक हस्तक्षेप की कार्रवाई वह होती है जिसमें बल या बल की धमकी का प्रयोग किया जाता है। यह भी प्रमाण मिला है कि प्रत्येक परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कानून हस्तक्षेप की मनाही नहीं करता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाले राज्य के विरुद्ध दूसरे राज्य बलपूर्वक हस्तक्षेप कर सकते हैं। एक और विचारक से अभिप्राय हस्तक्षेप से सीमित हस्तक्षेप या मध्यस्थता की कार्रवाई या कूटनीति सुझाव से कुछ अधिक होता है और जिसकी की अंतर्राष्ट्रीय कानून में मनाही होती है, और एक कार्रवाई हस्तक्षेप तभी मानी जाती है जब वह बलपूर्वक या जबरदस्ती या हस्तक्षेप हो और जिस राज्य के विरुद्ध की जाए वह उसके लिए तैयार ना हो या इसका विरोध करे। तो इन्होंने स्टार्क ने ये कहा है। अगले जो हमारे विचारक हैं वो है क्विंसी राइट। तो क्विंसी राइट ने कहा है हस्तक्षेप सैनिक अथवा राजनीतिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यदि किसी राजनीतिक संदेश में आदेश की धमकी निहित है अथवा उसमें शक्ति का प्रयोग करने की बात का समावेश है तो वह हस्तक्षेप कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में भी ये प्रावधान है कि राज्यों को अपने पारस्परिक संबंधों में एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करने तथा एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा संप्रभुता का सम्मान करने की व्यवस्था एवं निर्देशन दिया गया है। उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने भी एक प्रस्ताव में कहा था कि किसी राज्य को दूसरे राज्य के आंतरिक या बाह्य मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दखल देने का अधिकार नहीं है। और इस प्रकार उपयुक्त जितनी भी परिभाषाएं हैं इनके विश्लेषण के आधार पे हम यह कह सकते हैं कि किसी राज्य के आंतरिक अथवा विदेशी मामलों में किसी अन्य राज्य द्वारा किया गया ऐसा दखल जिसके पीछे आज्ञा, शक्ति का प्रयोग या शक्ति के प्रयोग की धमकी होती है वह अंतर्राष्ट्रीय कानून में हस्तक्षेप कहलाता है। यदि किसी राज्य से सलाह ली जाती है तो ऐसे दखल जो है हस्तक्षेप नहीं कहलाते हैं। मतलब उस राज्य से अगर सलाह ली जा रही है तो हस्तक्षेप नहीं है, बट अगर आप जबरदस्ती बल प्रयोग की धमकी के द्वारा या आदेशात्मक या जबरदस्ती दो या दो से अधिक राज्य किसी पर दबाव डालकर किसी चीज़ को में इंटरफेयर करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं तो वह हस्तक्षेप कहलाता है और इंटरवेंशन इसी को कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये तो कुछ परिभाषाएं थी। अब हम लोग इसके प्रकार की चर्चा करेंगे कि हस्तक्षेप के प्रकार क्या हैं। तो प्रोफेसर विनफील्ड एक विचारक हैं, इन्होंने हस्तक्षेप की 3 प्रमुख जो है प्रकार बतलाए हैं, जिसमें पहला उन्होंने बताया है कि आंतरिक हस्तक्षेप इंटरनल इंटरवेंशन, दूसरा बताया है बाह्य हस्तक्षेप एक्सटर्नल इंटरवेंशन, और तीसरा बताया है दंड देने वाला हस्तक्षेप, तो प्यूनिटिव जिसको बोलते हैं प्यूनिटिव इंटरवेंशन। तो 3 तरह की जो है हस्तक्षेप जो इसके प्रकार के बारे में प्रोफेसर विनफील्ड ने बताया है। तो आंतरिक हस्तक्षेप क्या है? आंतरिक हस्तक्षेप उस समय होता है जब एक राज्य में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इस समय किसी अन्य राज्य के द्वारा इसमें हस्तक्षेप करना आंतरिक हस्तक्षेप कहलाता है। अगर हम संक्षेप में हस्तक्षेप को देखें तो हस्तक्षेप करने वाला राज्य या तो सरकार के पक्ष में
अथवा विद्रोहियों के पक्ष में सहायता करता है। उदाहरण के लिए 1936 में स्पेन के घरेलू युद्ध में इटली और जर्मनी के द्वारा जनरल फ्रैंको की सहायता करना, 1956 में सोवियत संघ द्वारा हंगरी में हस्तक्षेप करना और 1971 में भारत द्वारा पूर्वी पाकिस्तान, जो अभी बांग्लादेश है, में हस्तक्षेप करना आंतरिक हस्तक्षेप के उदाहरण हैं। दूसरा है बाह्य हस्तक्षेप, एक्सटर्नल इंटरवेंशन। तो ये बाह्य हस्तक्षेप क्या है? तो बाह्य हस्तक्षेप एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के विदेशी मामलों में किया जाता है और सामान्यतः बाह्य हस्तक्षेप शत्रुतापूर्ण संबंधों के विरुद्ध निर्देशित होता है। और जब दो राज्यों में युद्ध चल रहा होता है तो तीसरा राज्य युद्ध लड़ रहे किसी एक राज्य या दोनों के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होकर हस्तक्षेप कर देता है, तो इसको हम लोग बाह्य हस्तक्षेप कहते हैं। उदाहरण के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और इंग्लैंड में चल रहे युद्ध में इटली तथा इटली द्वारा जर्मनी के पक्ष में युद्ध में सम्मिलित होना जो है वो आपको बाह्य जो हस्तक्षेप कहलाता है। तीसरा जो उन्होंने बताया है विनफील्ड ने, वो है कि दंड देने वाला हस्तक्षेप। तो ये क्या है? तो जब एक राज्य को किसी दूसरे राज्य की कार्रवाई से हानि पहुंचती हो तो वह बदला लेने के लिए बलपूर्वक कार्रवाई करे, तो इसे दंड देने वाला हस्तक्षेप कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब एक राज्य को कोई कार्य करने के लिए या ना करने के लिए बाध्य करने के लिए एक अन्य राज्य उसकी नाकाबंदी कर देता है, जिसको दंड देने वाला हस्तक्षेप कहा जाएगा। उदाहरण के लिए 1962 में अमेरिका ने क्यूबा के बंदरगाहों की नाकाबंदी सोवियत रूस के विरुद्ध की थी और वह दंड देने वाला हस्तक्षेप का एक उदाहरण है। इसके अलावा भी एक प्रोफेसर स्टार्क जो हैं, उन्होंने एक चौथे प्रकार की चर्चा की है जिसको हम लोग कहते हैं, उन्होंने कहा है कूटनीतिक हस्तक्षेप। इसको उन्होंने स्टार्क ने बताया है डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन। तो यह क्या है? तो यह जो है स्टार्क के द्वारा बताया गया है और इसके अनुसार 1895 में फ्रांस, रूस, जर्मनी ने जापान पर अपना कूटनीतिक दबाव बनाया और उसे सिमोनोस्की की संधि द्वारा प्राप्त लियाओतुंग का प्रायद्वीप चीन से वापस करने के लिए बाध्य किया। तो यह था एक डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन का एग्जाम्पल। तो इस तरह से हम लोग ने देखा आज के क्लास में कि हस्तक्षेप क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हस्तक्षेप क्या है। तो हस्तक्षेप किसी राज्य का किसी दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में बिना उसकी मर्जी के इंटरफेयर करना, बल प्रयोग करना या आदेशात्मक कार्रवाई करना या उसको बाध्य करना कि वह अपनी नीतियों को चेंज करे, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप कहलाता है और विभिन्न विद्वानों द्वारा इसको परिभाषित किया गया है, जिसमें से कुछ प्रमुख के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया क्लास में। और इसके प्रकार जो विचारक विनफील्ड हैं, उन्होंने 3 प्रकार बताया था, जिसमें आंतरिक, बाह्य और दंड देने वाला हस्तक्षेप। और स्टार्क जो हैं उन्होंने एक और इसमें ऐड किया और उन्होंने कूटनीतिक हस्तक्षेप के बारे में भी बताया है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप जो है अपने प्रश्न वहाँ लिखें। हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका प्रश्न का जवाब ज़रूर देंगे। और आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं नए टॉपिक के साथ। बहुत जल्द हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।